देखिए स्टूडेंट्स, तो आज हमारा है फर्स्ट ही क्लास है ये हमारा। हम सबसे पहले क्या शुरू कर रहे हैं, यूनिट नंबर 3 मैट्राइसेस। ठीक है, क्योंकि ये हमारा जो यूनिट है वो हमें मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में पूछा जाने वाला है। तो हम आज क्या शुरू कर रहे हैं, मैट्राइसेस। आइए देखते हैं, थोड़ा सा पहले तो हम बेसिक रिवाइज कर लेते हैं जो आपने पहले 12th में भी देखा हुआ है आप सभी को। ये आज का जो क्लास है, आज का क्लास मीन्स आज का जो ये इंट्रोडक्टरी सेशन है वो आपको आता होगा। पर अभी हम थोड़ी देर में ही हम क्या शुरू कर देंगे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स यानी कि न्यू सब टॉपिक शुरू कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट रिवाइज कर लेते हैं कि मैट्रिसेस होता क्या है। देखिए ये मैट्रिसेस आप सभी को मालूम है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है A = 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पे क्या है, 2 रोज है 3 कॉलम्स है। तो बेटा अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन 2 डायमेंशनल फॉर्म इन रोज एंड कॉलम्स या फिर इन द फॉर्म ऑफ 2 डायमेंशनल अरे। ठीक है, उसी को ही बोला जाता है हमारा मैट्रिसेस। ठीक है, जैसे कि मैं अगर बात करूं तो ये सैंपल मैट्रिसेस मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे A = 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इट मीन्स कि ये मैट्रिसेस को मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि हियर देयर आर 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, जिसकी ऑर्डर कितनी है 2/3। ठीक है, इसकी ऑर्डर कितनी है 2/3। इन जनरल हम क्या बोलते हैं, 2 रोज 3 कॉलम्स। अगर इसी को अगर हमें जनरलाइजेशन में देखना है तो बेटा जनरलाइजेशन में मुझे बताइए, अगर मैंने एक दूसरा मैट्रिक्स ले लिया तो ये A11, ठीक है, सपोज मैंने ये ले लिया B = 2। ठीक है, ये सेकंड मैट्रिक्स ले लेते हैं, इसकी ऑर्डर मैं ये कर देता हूँ, हटा देता हूँ यहाँ से। मैंने ले लिया यहाँ पे एक और मैट्रिक्स ले लिया, चलिए नाम उसको A ही दे देते हैं। ठीक है, कैपिटल A = जैसे मैंने जनरलाइजेशन में लिखा A11, A12, A13, A21, A22, A23, पोजीशन नंबर लिख रहा हूँ मैं एलिमेंट्स की। ठीक है, A31, A32, A33, यानी ये मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये मैंने इन जनरलाइजेशन फॉर्म में लिखा हुआ है कि भाई पहला एलिमेंट होता है 1 1, पोजीशन होती है उसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सेकंड लिखा है मैंने कि रो में सेकंड एलिमेंट A12 यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है वो। थर्ड लिखा है मैंने A13 मींस फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। नेक्स्ट ये लिखा हुआ है A21 मींस ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, एंड सो ऑन। ठीक है, आ रही है बात समझ में। और जनरलाइजेशन में हम क्या लिखते हैं, M/n। ऑर्डर क्या रहते हैं हम, M/n। मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, M = नंबर ऑफ रोज एंड N = नंबर ऑफ कॉलम्स, ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं वहां पे। चलिए कोई बात नहीं है, आइए देखते हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस हमने कौन कौन से देखे हुए हैं। रो मैट्रिसेस, ठीक है, रो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें क्या होनी चाहिए, सिंगल रो होनी चाहिए। कॉलम मैट्रिसेस, जिसमें क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स में एक सिंगल कॉलम होता है, उसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, इसकी ऑर्डर क्या होती है 1/3, इसकी ऑर्डर क्या है 3/1। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, जिसके सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, वो क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स होता है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि जो हमारी ऑर्डर है M/n, ये क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, मींस इक्वल नंबर ऑफ रोज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स, तो हम उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिसेस। जैसे ये A = दिस, ये 2/2 का मैट्रिसेस है, रोज भी क्या है 2 है, कॉलम्स भी 2 है, तो रोज और कॉलम सेम रहे तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए ये आप सबको पता है इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड में ले रहे हैं। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज, सपोज मैंने बोला भाई ये A नाम का मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज क्या होता है, पहले तो ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, A' या फिर A* या फिर A⁻T, ऐसा A⁻T यानी कि A ट्रांसपोज। इससे इन तीनों में से कोई भी एक सिंबल से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। होता क्या है ट्रांसपोज, इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स, तो हमें क्या मिल जाएगा, ट्रांसपोज मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे रो है 1 2, ठीक है, तो ये उसका कॉलम बन गया 1 2। ठीक है, यहाँ पे सेकंड रो है 3 4, तो वो यहाँ पे एज अ कॉलम 3 4 सेकंड कॉलम बन गया। इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स को ही क्या बोला जाता है, ट्रांसपोज, यानी कि ये देखिए थर्ड रो, तो ये वहाँ पे जाके थर्ड कॉलम बन गया है। ठीक है, और इसकी ऑर्डर कितनी है, इसकी ऑर्डर है 3/2, तो इसकी ऑर्डर कितनी हो गई 2/3। ठीक है, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, A ट्रांसपोज। नेक्स्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है भाई, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be symmetric matrix if A is equal to A', यानी कि A किससे इक्वल होना चाहिए, A' से, यानी कि A और उसका ट्रांसपोज क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, मुझे बताइए ये कब पॉसिबल है, ऐसा कब होता है, जब A(ij) = A(ji), यानी कि इस प्रकार से। जैसे कि मैं बात करूँ स्क्वायर मैट्रिक्स की, तो ये ऐसा होगा बेटा कि ये यहाँ पे चलिए देखिए यहाँ पे देखते हैं, ये A(ij) = A(ji), यानी कि जैसे कि ये A12 है तो ये A21, देखिए ये दोनों क्या है हमारे एक दूसरे के रिवर्स है।
ये A13 एलिमेंट है तो ये A31 है, ये A23 एलिमेंट है तो ये A32 एलिमेंट है। तो ये एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, हमारे सेम होने चाहिए, ठीक है। और डायगोनल एलिमेंट में क्या होना चाहिए, मुझे बताइए। जब यहाँ पे देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, ट्रांसपोज क्या होना चाहिए उसका, और ए मैट्रिक्स क्या होने चाहिए सेम आने चाहिए, तो वो क्या बनता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अरे आ रही है क्या बात समझ में, मैंने एग्जाम्पल नहीं लिखा हुआ है पर ठीक है ना, कोई बात नहीं, इसका एग्जाम्पल आप लिख लीजिएगा या फिर मैं आपको बता दूंगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे इंपॉर्टेंट ये है स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। भाई ये स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, A is said to be screw symmetric matrix if A is equals to minus times A dash. Here A of ij equals to minus times A of ji for all ij, ठीक है। देखिए इधर, हाँ और एक बात कि जैसे ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल हमने नहीं लिया हुआ है, तो यहाँ पे ये 0 0 0 की जगह पे आप क्या ले लीजिए, एक वैलिड नंबर्स ले लीजिए। सपोज मैंने ले लिया यहाँ पे 8 9 10, तो वो क्या का एग्जांपल हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, ठीक है। नहीं, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे ये नेगेटिव साइन ही चाहिए। सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया 8 9 10 और यहाँ पे ये -1 -2 -3 की जगह पे रहता था 1 2 3, तो वो हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल। आपको आता है, ठीक है, मैंने लिखना रह गया है तो आप लिख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखिए स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखते हैं हम, ये क्या होता है। A is said to be screw symmetric if A is equals to minus times A ट्रांसपोज, ठीक है, यानी कि ये A of ij इक्वल्स टू A of माइनस ji फॉर ऑल ij, यानी होना क्या चाहिए, देखिए इधर ये एलिमेंट का निगेटिव यहाँ पे होना चाहिए, ये एलिमेंट का निगेटिव यहाँ होना चाहिए, ये एलिमेंट का निगेटिव यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, हमारा स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, A इज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसमें ऐसा होता है, या फिर ये समझने से अच्छा ये समझिए कि A ऑफ ij एलिमेंट कितना होता है, माइनस टाइम्स A ऑफ ji, ठीक है, यानी कि ये 1 है तो ये -1। सपोज यहाँ पे कल चल के रहता था -8, तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाता था, यहाँ पे आ जाता था 8 आ जाता था। आ रही है बात समझ में। अब मुझे बताइए, मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ कि भाई ये A ऑफ ij इक्वल्स टू माइनस A ऑफ ji, पर अगर यही बात अगर हम डायगोनल एलिमेंट की करें तो A ऑफ i इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स A ऑफ i, ऐसा हो जाएगा, क्योंकि यार डायगोनल एलिमेंट में तो i और j क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। तो बेटा मैंने j की जगह पे i पुट कर दिया, तो ये हो गया A ऑफ i इज इक्वल्स टू माइनस A ऑफ i। अब इसको हम सॉल्व करने निकले तो मुझे बताइए ये ऐसा नहीं हुआ, ये माइनस टाइम्स A ऑफ i है, इधर चले गया, तो ये हो जाएगा ट्वाइस A ऑफ i इज इक्वल्स टू 0। अब ये 2 उधर डिवाइड होने गया, तो मुझे बताइए फिर से क्या हो जाएगा, ये A ऑफ i इक्वल्स टू 0। बेटा ये A ऑफ i इक्वल्स टू 0 यानी समझ रहे हो, ये A ऑफ i यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स, यानी कि स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या आएंगे, 0 आएंगे। क्यों ऐसा, मुझे बताइए। A11, A22, A33 पोजीशन पे जो एलिमेंट लिखा हुआ है उसी जगह पे उसका रिवर्स मींस उसका निगेटिव भी लिखा होना चाहिए। तो मुझे ऐसा बताइए, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका निगेटिव भी सेम आता है, तो बेटा वो नंबर है 0, ठीक है। 0 और माइनस 0 का तो कोई कंसेप्ट है ही नहीं हमारे पास, तो 0 का निगेटिव भी क्या होता है, 0 ही होता है। इसीलिए स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये हमारे क्या आते हैं, 0 आते हैं। ये उसका प्रूफ था छोटा सा, A ऑफ i ऑलवेज बिकम्स 0, ठीक है। ये आपको पता होगा, फिर से हमने उसको रिवाइज कर लिया है। डायगोनल मैट्रिक्स, देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो सब क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। ये एग्जांपल है उसका, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, तीनों भी सेम होने चाहिए, जैसे कि 8 8 8, इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। यूनिट मैट्रिसेस, यूनिट मैट्रिसेस यानी कि जिसमें क्या होता है, एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 1 होते हैं। तो इसी को ही क्या बोला जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोला जाता है, और जिसको i से रिप्रेजेंट किया जाता है। I3 यानी कि जिसकी ऑर्डर 3/3 हो, क्योंकि यूनिट मैट्रिसेस ऑलवेज क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, इसीलिए उसको I3 का मतलब होता है 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ये पता ही होगा आप सभी को। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें ये जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल है उसके नीचे के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सभी 0 होने चाहिए, तो हम उसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इसलिए क्योंकि डायगोनल के ऊपर के जो एलिमेंट्स है, जैसे यहाँ पे ये 8 9 10, वो क्या होने चाहिए, नॉन जीरो। यहाँ ऐसा समझ सकते हो, बट उसकी जो ओरिजिनल डेफिनेशन है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की वो ऐसी है कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के जो नीचे के एलिमेंट्स है वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, ठीक है। तो उसको बोला जाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट 12th लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल के प्रिंसिपल डायगोनल के जो ऊपर के एलिमेंट्स है वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, दैट इज डायगोनल के नीचे हमारे वैलिड एलिमेंट्स होने चाहिए, तो उसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है।
नेक्स्ट आता है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट क्या होता है, देखिए आपको मालूम है, जैसे मैंने बोला भाई ये हमारा क्या है, मैट्रिक्स है, तो ये मॉड ऑफ ए यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये हो जाएगा 1 2 3 3 2 1, जो भी दिया हुआ है यहाँ पे 2 3 1, ठीक है, ये हमारा क्या ले लिया, डिटर्मिनेंट। अब ये डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे होता है, तो देखिए सबसे पहले ये 1, अब ये जो 1 है ये कौन सा एलिमेंट है भाई, ये इसकी पोजीशन क्या है, A11, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दीजिए, तो क्या बचा भाई हमारा, ये डिटर्मिनेंट, यानी ये डिटर्मिनेंट बचा 2 1 3 1, माइनस टाइम्स ये सेकंड एलिमेंट ले लीजिए 2, अब ये कौन सा एलिमेंट है भाई, देखिए वहां पे A12, अरे ये कौन सा एलिमेंट है, A12 है ना, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का है, तो मुझे बताइए ये अगर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का है तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दीजिए, तो बनेगा आपके लिए एक डिटर्मिनेंट, वो बनेगा 3 2 1 1, ये देखिए 3 2 1 1, ठीक है। नेक्स्ट प्लस 3, ये प्लस 3, अब इसको क्या कर दीजिए, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दीजिए, तो क्या बनेगा ये 3 2 2 3, जो भी, अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो बेटा 2/2 का तो आपको सॉल्व करते आता ही है डिटर्मिनेंट, कैसे, ये हो जाएगा 2 - 3, लिख लेता हूं मैं 2 - 3 -2 इंटू 3 - 2, ये 3 - 2, ठीक है। नेक्स्ट प्लस 3, ये हो जाएगा 3 × 3 9 9 - 4, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, तो ये क्या हो जाएगा -1, ये हो जाएगा हमारा 3 - 2 1 1 इंटू दिस -2, 9 - 4 5 5 इंटू 3 कितना 15, तो 15 - 1 14 14 - 2 कितना 14 - 2 कितना 12, तो बेटा आंसर क्या आया हमारा, डिटर्मिनेंट का आंसर हमारा आया मॉड ऑफ A = 12, ठीक है। आ रही है बात समझ में, बहुत ही सिंपल था ये। पर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई जैसे हमने ये मैट्रिसेस देखा तो आपको मैट्रिसेस के ऑपरेशंस भी पता होंगे। जैसे मैंने बोला भाई इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस यानी क्या, देखिए अगर ये आपको लिखना है तो आप सबसे पहले तो एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और ये जो भी मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पे इसको क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको इसके आगे की चीजें बता देता हूँ जो आपने पहले भी सुनी हुई है 12th में, ठीक है। इक्वलिटी यानी कि मैट्रिसेस के ऑपरेशंस बता रहा हूं मैं आपको। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, मुझे बताइए मैं दो मैट्रिक्स इक्वल है ऐसा मैं कब बोल सकता हूं, जब दोनों मैट्रिसेस के ईच एंड एवरी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यानी कि इट मींस क्या, जैसे मैंने बोला भाई ये A = -1 1 -3 8, भाई ये मैट्रिक्स इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे बताइए हमारे पास B नाम का एक ऐसा मैट्रिक्स होना चाहिए जिसके एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, ये। तो अब मैं बोल सकता हूं भाई ये A और B क्या है, इक्वल है। कैसे पता, ईच एंड एवरी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट बी इक्वल, यानी इसका पहला एलिमेंट -1 है तो इसका भी -1 होना चाहिए, इसका 1 है तो इसका 1 होना है, ये -3 तो ये -3, ये 8 तो ये 8। अरे आ रही है बात समझ में, तो इसको बोलते हैं क्या, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि ईच एंड एवरी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो हम बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। और क्या ऑपरेशंस हमारे पास अवेलेबल है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑन मैट्रिसेस, यानी कि मैंने बोला भाई आपको किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है तो वो वैलिड है। जैसे मैंने बोला भाई ये A हमारा क्या है, ये A हमारे पास गिवन है, मुझे बताइए मुझे किसी दिन क्या चाहिए, ट्वाइस A चाहिए, ठीक है। मुझे ये A मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो बेटा ये जो 2 है वो ईच एंड एवरी से एलिमेंट से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा 16। अरे भाई आ रही है क्या बात समझ में, यानी कि मैं किसी स्केलर मल्टीप्लिकेशन से क्या कर सकता हूँ, किसी कांस्टेंट से हम पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ये भी आपको पता है, ये आपको लिखना नहीं है इसलिए मैं मिटा देता हूँ। मुझे बताइए थर्ड, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। मुझे बताइए सबसे पहले तो एडिशन कौन से मैट्रिसेस की हो सकती है, जिनकी ऑर्डर सेम हो। भाई अगर एक मैट्रिक्स है हमारा 2/3 का तो सेकंड भी 2/3 का होना चाहिए, उसकी एडिशन होती है। कैसे होती है, ईच एंड एवरी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऐड होते हैं। जैसे यहाँ से अगर मैंने बोला कि भाई सपोज हमारे पास 2/2 का मैट्रिक्स है कि यहाँ पे ये एक अवेलेबल है, एक और होना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं है। मैंने बोला भाई देखिए ये एक मैट्रिक्स है A और एक ये मैट्रिक्स है, ठीक है। इन दोनों की मुझे क्या चाहिए, एडिशन चाहिए मैट्रिक्स की। तो इसका पहला एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट 1 + 1 2 हो जाएगा एडिशन में। ये 2 और ये 3 5, ये 3 और 5 कितना 8, ये 4 और 2 6, ये 5 और 4 9, ये 6 और 6 12। यानी कि दो मैट्रिसेस की एडिशन तब हो सकती है जब उनकी पूरी ऑर्डर सेम हो, ठीक है। और ईच एंड एवरी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की सम करके हमें एक न्यू मैट्रिक्स में लिख देना है, तो वो हो जाती है एडिशन, सम ऑफ मैट्रिसेस। और हमारा जो
मैट्रिक्स एडिशन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। मैंने आपको बोला भाई मैट्रिसेस a प्लस बी का आंसर जितना आता है क्या उतना ही आंसर b प्लस a का आएगा, यस आएगा। पर हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए सेटिस्फाई नहीं होती है, यानी कि a इंटू बी इज नॉट इक्वल्स टू b इंटू a। आ रही है बात समझ में? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि आपने पहले कौन सा मैट्रिक्स लिखा है, बाद में कौन सा मैट्रिक्स लिखा हुआ है। अरे आ रही है बात समझ में? बहुत ही सिंपल चीज़ें हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद बचता है हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है भाई? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है, सबसे पहले तो वो कंडीशनल है। हर बार मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। क्या होना चाहिए? हमारे दो मैट्रिसेस में है तो जो पहला मैट्रिक्स है उसके जो कॉलम नंबर्स हैं और जो सेकंड मैट्रिसेस है उसके जो रो नंबर्स है ये दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों सेम है तो क्या होता है? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? पहले मैट्रिक्स की रो हर ईच एंड एवरी कॉलम पे क्या होती है? ऑपरेट होती है, यानी कि पहले मैट्रिसेस की क्या ले लीजिए आप? रो ले लीजिए और सेकंड पे परफॉर्म कीजिए, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है ये मैं आपको करके बताता हूँ। सबसे पहले तो आप काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, ठीक है, जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और ये जो मैंने कॉपी किया हुआ है ये आप क्या कर लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं इसको क्या करने जा रहा हूँ, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। तो जल्दी से आप आई रिपीट कि आप इसको पॉज करके इसको कॉपी करो, ठीक है। मुझे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सिखाना है तो मैं यहाँ से 2-3 चीज़ें हटा देता हूँ, ठीक है। आई होप आपने ये क्या किया होगा, लिख लिया होगा, ठीक है। चलिए बताइए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है भाई? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत ही सिंपल है, मैं आपको करके बता देता हूँ, ठीक है। देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, सपोज मैंने बोला भाई ये a इक्वल्स टू कितना है? ये है 1 2 3 4, ठीक है। नेक्स्ट या फिर ऐसा ले लीजिए 5 6, ठीक है। इसकी ऑर्डर कितनी है? इसकी ऑर्डर ले लीजिए भाई 2/3 और मैंने यहाँ पे ले लिया बी मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है। अब देखिए ये 2/3 है तो इसमें 3 रोज होनी चाहिए। मैंने बोल दिया यहाँ पे 8, यहाँ पे ले लिया मैंने 6, यहाँ पे ले लिया 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे ले लेते हैं हम 5 एंड यहाँ पे ले लेते हैं 7। चलिए लीजिए ना, कोई भी नंबर लीजिए। बताइए इसकी ऑर्डर क्या है बी की? 3 रोज दिस। तो बेटा सबसे पहले तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब है? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है जब हमारा पहले मैट्रिक्स का ये हमारा कॉलम नंबर ये हमारा सेकंड मैट्रिक्स के रो नंबर से क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, तभी हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। यानी कि अब हमारा a इंटू बी हो सकता है और जो a और b की ऑर्डर आएंगी वो हमें पहले ही पता चल जाती है, ये 2 और ये लास्ट का 2, यानी कि ये जो आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है? 2/2 का मैट्रिक्स आने वाला है जिसका नाम मैंने a इंटू बी रखा हुआ है, ठीक है। चलिए कैसे होता है? ये जो हमारा पहला मैट्रिक्स है उसकी रो क्या कीजिए? सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम पे ऑपरेट कीजिए और उसकी क्या कीजिए? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशंस की सम ले लीजिए। इट मींस कि ये 1 2 5 ये पहली रो पहली कॉलम के साथ क्या होंगी? मल्टीप्लाई होंगी, यानी ऐड होके उसकी सम लिखी जाएंगी। इट मींस 1 इंटू 8 8, 2 इंटू 4 8, 8 प्लस 8 16 और ये हो जाएगा 5 इंटू 5 25। तो बेटा यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं ऐसा नहीं लिखता हूँ, इसको मैं पूरा लिख देता हूँ। बताइए 1 इंटू 8 8 प्लस 2 इंटू 4 8 प्लस 5 इंटू 5 25। तो ये हो जाएगा हमारा पहला एलिमेंट, ठीक है। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट यहाँ का एलिमेंट निकालने के लिए ये सेम रो सेकंड कॉलम पे क्या करो? ऑपरेट करो, यानी कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की क्या करो? मल्टीप्लाई करके सम करो, यानी 1 इंटू 6 6, नेक्स्ट 2 इंटू 2 4 प्लस 6 इंटू 2 इंटू 2 4, हाँ 5 इंटू 7 कितना? 35, जो भी आता होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हो गया ये आगे 2 एलिमेंट्स। अब सेकंड रो कैसे? ये वाली रो क्या कीजिए? उन दोनों कॉलम्स पे फिर से ऑपरेट कीजिए। तो 3 इंटू दिस 24 प्लस 4 इंटू 4 कितना? 16 प्लस 6 इंटू 5 कितना? 30। नेक्स्ट ये 3 4 6, ये 6 2 7 पे ये कीजिए, ऑपरेट कीजिए। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 6 18, 4 इंटू 2 8, ये हो जाएगा 7 इंटू 6 कितना? 42। तो फिर आंसर फाइनली जो भी आंसर आया देखिए वो हमारा आंसर आने वाला है 8 प्लस ये 25 प्लस 8 33 प्लस 8, ठीक है 41। नेक्स्ट ये हो जाएगा 10 और ये दिस 45। नेक्स्ट 24 16 40 और 30 70। जो भी आंसर क्या आया हमें वो इम्पोर्टेंट नहीं है, 50 और ये 68, ठीक है। ये हमारा क्या आया? आंसर आया। अरे आई के बाद समझ में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ठीक है। तो ये सब आपको क्या था? ऑलरेडी पता था। चलिए इसके अलावा हम क्या देखते हैं?
मुझे बताइए इसके अलावा मैं पूछता हूँ आपसे कि क्या आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस पता है? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ मैट्रिसेस क्या होते हैं? अब यार ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होते हैं? बहुत ही सिंपल है। 3 प्रकार के हमारे पास क्या है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस है। एक तो ऑपरेशन है हमारे पास इंटरचेंज। इंटरचेंज क्या कर सकते हैं हम, कोई भी 2 रोज को मैट्रिक्स में हम क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला भाई R1 इंटरचेंज टू R2, तो ये दोनों रोज क्या हो जाएंगी, हम R1 ऊपर लिख देंगे, R2 के एलिमेंट्स नीचे लिख देंगे, हम क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। या फिर मैंने बोला भाई किसी एक रो को क्या करना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि मैंने इंटरचेंज यानी कि मैंने इंटरचेंज किया R1 इंटरचेंज टू R2, तो ये पॉसिबल है। या फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन विथ ईच रो, यानी कि मैंने बोला भाई मुझे क्या करना है, मुझे R3 को या R2 रो को मुझे क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये ऑपरेशन भी क्या है, यानी किसी एक स्केलर से हम किसी रो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये मैं आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस बता रहा हूँ। ठीक है, आगे जब हम इसको यूज करेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएंगे, पर आपको ये पता भी होगा तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड है हमारा, भाई किसी एलिमेंट को मैं किसी से मल्टीप्लाई करके उसको नेक्स्ट रो में क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। इट मीन्स कि भाई मैंने बोला भाई मुझे क्या करना है, R1 को क्या करना है, पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसमें क्या करना है, R2 को ऐड कर देना है, यानी कि किसी रो को मैं स्केलर से मल्टीप्लाई करके एक न्यू रो भी उसमें क्या कर सकता हूँ, ऐड कर सकता हूँ। तो इस टाइप के भी ऑपरेशन हमारे क्या है, वैलिड है, कि मैंने R1 के सभी एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई किया और उसमें R2 के एलिमेंट्स क्या कर दिए, ऐड कर दिए, अब वो हमारा अपडेटेड R1 यानी कि रो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोला जाता है क्या, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस। अगर हम मोर स्पेसिफिक बात करें तो बेटा ये मैंने आपको रो ट्रांसफॉर्मेशंस लिख के दिए, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस। सिमिलरली इसी प्रकार के ही 3 हमारे पास एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस भी वैलिड है। भाई 2 कॉलम हम इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी कॉलम को हम स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम किसी कॉलम को स्केलर से मल्टीप्लाई करके दूसरा कॉलम उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस रो के लिए लिख के दिए, वैसे ही एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस हम कॉलम के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, अरे आई क्या बात समझ में? चलिए कोई बात नहीं, जल्दी से फिर से आप वीडियो को पॉज करके ये जो लिखा हुआ है इसको क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, और ये भी कॉपी कर लीजिए, इसको क्या दीजिए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हेडिंग दे दीजिए, और इसको हेडिंग दे दीजिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, कीजिए जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा फर्स्ट सब टॉपिक जिसका नाम है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। भाई किसी भी मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है पहले हमें वो देखना है, फिर इसके बाद हमें क्या करनी है, 2 या 3 मेथड्स देखनी है कि हाउ टू फाइंड द रैंक। तो पहले हम देखते हैं कोर पार्ट हमारा डेफिनेशन। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डेफिनेशन मेंशन की हुई है, पर फिलहाल मैं बोलता हूँ कि एक काम करते हैं, पहले मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, उसके बाद हम ये डेफिनेशन रीड करेंगे। देखिए ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन का ईच एंड एवरी पॉइंट समझना इंपॉर्टेंट है। क्यों समझना इंपॉर्टेंट है? देखिए मैं बहुत सालों से जैसे कि ये पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे ये भी मालूम है कि एक कंसेप्ट को सीखने के लिए, ठीक है, या एक सब टॉपिक को सीखने के लिए अगर 10 या 11 कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, तो बेटा वो पूरे के पूरे जब तक कंसेप्ट आपको पता नहीं चलते तब तक वो टॉपिक क्लियर नहीं होता है। देखिए एक सब टॉपिक पढ़ने के लिए अगर हमें 11 या 12 कंसेप्ट अगर सीखने हैं, पता होने चाहिए, और उसमें से अगर हमें किसी ने 1 या 2 कंसेप्ट बता दिए या 1 या 2 कंसेप्ट हमें पता है, तो वो हुआ हाफ नॉलेज, अधूरा नॉलेज। ठीक है बेटा, हमें नॉलेज कंप्लीट होना चाहिए। क्यों कंप्लीट होना चाहिए? क्योंकि ये जो टॉपिक है ये हमारा गेट का टॉपिक है। गेट यानी कि आपको जो 3rd ईयर और फाइनल ईयर में एंट्रेंस एग्जाम देनी है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स है इनको हम बहुत ही ज्यादा डिटेल में देखने वाले हैं, सो दैट जब आपको 3rd ईयर और फाइनल ईयर में फिर से इन्हीं टॉपिक्स पे एग्जाम देनी है, ठीक है, तब ये आपको बहुत ही अच्छे से समझने चाहिए, और तब आप जब इसको रिवाइज करने बैठो तो इजीली रिवाइज होना चाहिए। अदरवाइज बेटा 3rd ईयर में ये 1st ईयर का जो ये है सिलेबस, तब तक आप सब भूल जाते हो, पर अगर आप इसको कंसेप्चुअली सीखोगे तो आप इसको कभी भूल नहीं सकते हो। इसको रिवाइज करना पड़ेगा, या हम रिवाइज आपको करवा के देंगे। ठीक है, टेंशन लेना नहीं है उसका। आइए देखते हैं इसको डीप में, इसको समझते हैं कि मैट्रिक्स ये होता क्या है। मैंने बोला भाई मैंने ये एक मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 8 7 6 5 4, ठीक है, 3 2 1 -1 0, और 2 4 6 8 10 1 3 5 7 9, ठीक है, कोई बात नहीं। ये हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स ले लिया। मुझे बताइए इसकी ऑर्डर क्या है? इसकी ऑर्डर है 5 by 5, ठीक है।
चलिए रैंक की डेफिनेशन क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। अब मुझे बताइए ये 5x5 का हमारा क्या है, मैट्रिक्स है। इसमें मैंने पूछा आपसे कि मैक्सिमम ऑर्डर का डिटरमिनेंट, भाई यहाँ पे सबसे बड़ा डिटरमिनेंट कितना बन सकता है, 5x5 का बन सकता है। भाई 5x5 का डिटरमिनेंट यहाँ पे कितने बनेंगे, एक बनेगा। मैंने ये सभी एलिमेंट्स को कंसीडर कर दिया तो 5x5 का डिटरमिनेंट कितना बनेगा भाई, एक ही बनेगा। ठीक है, चलिए मैंने ये 5x5 का डिटरमिनेंट कैलकुलेट किया और इसका आंसर क्या आया भाई, इसका आंसर आया हमारा 0। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब हम कंसीडर करते हैं 4x4 के डिटरमिनेंट। देखिए पर ये डिटरमिनेंट यहाँ पे स्पेसिफिक वर्ड नहीं है, हम यहाँ पे यूज करते हैं माइनर। ठीक है, क्यों ऐसा मुझे बताइए। ये हमारा ए नाम का क्या है, मैट्रिक्स है। तो बेटा इस पूरे कंप्लीट मैट्रिक्स का अगर मैंने क्या ले लिया, मॉड ले लिया, तो वो होता है डिटरमिनेंट। पर अगर मैंने आपको बोला भाई ये जो मैट्रिक्स है इसके मैंने कोई पर्टिकुलर ले लिया, भाई मैंने यहाँ पे एक 2x2 का माइनर ले लिया, जैसे मैंने बोला आपको ये 8 10 7 9, यानी मैंने इतने इसका ये 4 एलिमेंट्स का मैंने डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लिया, तो इसको क्या बोला जाता है, माइनर। इट मींस कि बेटा माइनर और डिटरमिनेंट में डिफरेंस क्या हुआ, पूरे मैट्रिसेस के सभी एलिमेंट्स को कंसीडर करके उसका मॉड लिया गया तो हम उसको बोलते हैं डिटरमिनेंट। पर अगर मैट्रिसेस के पर्टिकुलर कुछ पार्ट यानी कि कुछ एलिमेंट्स को मिला के हमने क्या किया, डिटरमिनेंट कैलकुलेट किया, तो उसको क्या बोला जाता है, माइनर। तो यहाँ पे मोर स्पेसिफिकली हम डिटरमिनेंट नहीं क्या यूज करेंगे, माइनर। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पे 5x5 का एक माइनर बनेगा और उसका आंसर क्या आ गया है भाई, 0 आ गया है। चलिए देखिए नेक्स्ट, मैंने बोला यहाँ पे 4x4 के कितने माइनस बनेंगे, तो बेटा 4x4 के तो यहाँ पे बहुत सारे माइनस बनेंगे। कभी हम कोई ये 4 रोज और ये 4 कॉलम कंसीडर करेंगे, कभी हम ये लास्ट के 4 कॉलम्स और लास्ट स्टार्टिंग की 4 रोज कंसीडर करेंगे, यानी कि यहाँ पे 4x4 के बहुत सारे माइनस बन सकते हैं। पर हुआ क्या कि हमने सभी 4x4 के माइनस को कैलकुलेट किया और सभी का आंसर क्या आ गया है, 0 आ गया है। तो बेटा हम यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई यहाँ पे इस मैट्रिसेस के 4x4 के सभी माइनर्स का भी आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। देखिए ये माइनर क्या होता है ये आप पहले भी देख चुके हो। मुझे बताइए जब आप 12th में मैट्रिसेस का ए इनवर्स फाइंड करते थे तो वहां पे आपने सुना होगा कि वहां पे क्या रहता था, सबसे पहले तो गिवन मैट्रिक्स रहता था ए, उसमें से आप क्या करते थे, हर एक एलिमेंट का माइनर कैलकुलेट कर देते थे। जैसे मैंने बोला भाई सपोज A11 पहला एलिमेंट है तो बेटा पहली रो और पहला कॉलम छोड़ के वहां पे बाकी जो रिमेनिंग 4 एलिमेंट्स है उसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर लेते थे, तो हमें पहला माइनर मिल जाता था। ऐसे आप अगर हमारा A 3x3 का मैट्रिक्स है तो ऐसे 9 माइनर्स आप कैलकुलेट करते थे। फिर आप कैलकुलेट करते थे कोफैक्टर्स ऑफ दैट एलिमेंट्स। इट मींस कि आप माइनर के सामने अगर -1 की पावर i+j लिख देते हैं, यानी कि -1 की पावर i+j पोजीशन, ठीक है, इनटू माइनर, तो वो हो जाता था कोफैक्टर। फिर आप कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेते थे तो वो हो जाता था एडजॉइंट ऑफ ए। फिर हम क्या करते थे, A इनवर्स इज इक्वल्स टू बोल देते थे 1 डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A, तो ये हो जाता था हमारा क्या, ए इनवर्स हो जाता था। देखिए यहाँ पे हमें ए इनवर्स निकालना सीखना नहीं है, मुझे सिर्फ आपको बताना था कि भाई ये माइनर आप पहले भी निकालते थे। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स के मैंने 4x4 के सभी माइनस कैलकुलेट किए और उसका आंसर क्या आया भाई, इक्वल्स टू 0 आया। ठीक है, चलिए देखिए इधर सभी माइनस, देखिए ये बहुत ही लेंथी प्रोसीजर है पर इसके आगे चल के हम देखेंगे कि हमारे पास अदर वेज भी अवेलेबल है रैंक निकालने के। फिलहाल इसको ध्यान से सुनिए आप। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने कंसिडर किए 3x3 के बहुत सारे माइनर्स हैं। यहाँ पे जितने भी ऑल पॉसिबल 3x3 के माइनर्स है उन सभी का भी आंसर मैंने कैलकुलेट किया और वो उन सभी का भी आंसर क्या आ गया है, 0 आ गया। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 0। ठीक है, तो फिर मैं और थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे आ जाऊंगा और मैंने वहां पे 2x2 के सभी माइनर्स को क्या किया, कैलकुलेट किया और उसमें से एक तो भी माइनर मुझे ऐसा मिल गया जिसका आंसर क्या आ गया भाई, नॉन जीरो। ठीक है, यानी कि एटलीस्ट 1 माइनर हमें वहां पे ऐसा मिल गया जिसका आंसर क्या आया हुआ है भाई, नॉट इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ पे 2x2 के तो बहुत सारे माइनस बनेंगे पर उसमें से 1 2 या 3 कुछ हमें माइनस ऐसे मिले, कम से कम एक एटलीस्ट 1 माइनर तो भी हमें ऐसा मिला जिसका आंसर क्या आया हुआ है, नॉट इक्वल्स टू 0। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो गिवन मैट्रिक्स ए है इसका रैंक क्या आ जाएगा, इसका रैंक आ जाएगा बेटा 2 और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रो ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2। बताइए मुझे समझा क्या ये, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं ये कि भाई मैंने 5x5 का माइनर कैलकुलेट किया, आंसर 0 आया। 4x4 के सभी माइनर्स कैलकुलेट किए, उनका आंसर 0 आया। 3x3 के सभी माइनर्स कैलकुलेट किए, सब आंसर 0 है सभी के। उसके बाद मैंने 2x2 के सभी माइनर्स कैलकुलेट करना शुरू किया, उसमें से एटलीस्ट 1 माइनर तो भी मुझे ऐसा मिल गया जिसका आंसर क्या आ गया, नॉट इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा भाई ये, तो हम बोल देंगे कि ये जो गिवन मैट्रिक्स ए है उसका रैंक क्या हो गया है भाई,
2 हो गया है। अरे आ रही है बात समझ में? या फिर हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि किसी मैट्रिक्स की रैंक अगर 2 है, ये हमें पता है, तो बेटा 2 से बड़े ऑर्डर के जो माइनर्स रहेंगे वो हमेशा 0 आने चाहिए, यानी कि 3, 4, 5 ऑर्डर के माइनर्स क्या आने चाहिए? 0 आने चाहिए। आइए, आ रही है बात समझ में? चलिए, हमने देखा ये डेफिनेशन, अब हम उसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन रीड कर लेते हैं कि क्या उसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन है, और देखते हैं कि हमने जो सीखा और इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, और थोड़े से यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वो भी हम यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं कि वो कैसे है। ठीक है, द मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑफ रैंक आर इफ देयर इज हाँ देखिए, अब मैं मैट्रिक्स को बोल सकता हूं भाई उसकी रैंक क्या है? आर है। एग्जांपल के तौर पे मैं मान लेता हूं 2, भाई मैं मान लेता हूं आर इक्वल टू 2, यानी ये जो ए नाम का मैट्रिक्स है इसकी रैंक 2 है। ऐसा हम कब बोल सकते हैं? देखिए, 2 पॉइंट्स है यहाँ पे। एट लीस्ट 1 माइनर ऑफ ऑर्डर आर विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि एक तो भी माइनर ऐसा होना चाहिए 2 ऑर्डर का जिसकी आंसर क्या आनी चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। देखिए, मैंने यहाँ पे आपको बोला कि भाई मुझे कम से कम एक तो भी माइनर ऐसा मिला है जो 2/2 का है और उसका आंसर क्या आया हुआ है? नॉट इक्वल्स टू 0। देखिए, फिर से रीड करता हूं मैं। एट लीस्ट 1 माइनस ऑफ ऑर्डर आर मीन्स 2 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट, एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर r प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि अगर मैं बोलता हूं कि भाई 2 ऑर्डर है, 2 ऑर्डर का मुझे एक नॉन जीरो माइनर मिला है, तो उससे जो बड़े माइनर्स है यानी कि 3/3, 4/4 और 5/5 वो सभी क्या आने चाहिए? 0 आने चाहिए। उसको उन्होंने लिखा हुआ है एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर r प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। आई बात समझ में? तो ये डेफिनेशन का एक और फॉर्म है, मैंने यहाँ पे और करके लिखा हुआ है, देखिए वो भी देख लेते हैं। द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज द मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ इट्स नॉन वैनिशिंग माइनर एंड इट इज डिनोटेड बाय रो ऑफ ए इज इक्वल्स टू r। देखिए इधर मैं यहाँ पे बोलता हूँ आपको, बहुत ही सिंपल है। देखिए इधर ये 4 वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ इट्स नॉन वैनिशिंग माइनर। मुझे बताइए, क्या मैं डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल सकता हूं कि ये जो 2 ऑर्डर है वहां पे ये जो 2/2 का माइनर हमने कैलकुलेट किया और वो नॉट इक्वल टू 0 आया, तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं ना यार, मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ इट्स नॉन वैनिशिंग माइनर, यानी यहाँ पे 2 क्या है? एक मैक्सिमम ऐसी ऑर्डर है जिसने हमें नॉन जीरो आंसर दिया हुआ है। अरे भाई उससे सभी बड़े तो क्या आ रहे हैं? 0 आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये मैक्सिमम क्यों यूज किया हुआ है उन्होंने? अरे भाई ऐसा हो सकता है कि वहां पे जो 1/1 के माइनर बनेंगे, ठीक है, वो क्या हो? नॉट इक्वल टू 0 हो, पर ये 2 हमारा क्या हुआ भाई? जैसे वहां पे 1/1 के माइनर और 2/2 के माइनर दोनों भी क्या आते हैं? नॉट इक्वल टू 0, तो मैक्सिमम कौन हुआ? 2 हुआ। देखिए मैं फिर से रीड करता हूं, मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ इट्स नॉन वैनिशिंग माइनर, यानी कि मैक्सिमम ऑर्डर किसकी? माइनर की। कौन से माइनर की? नॉन वैनिशिंग। नॉन वैनिशिंग यानी क्या? जिसका आंसर नॉट इक्वल टू 0 आया हुआ है। बस ये 4 वर्ड्स मिला के भी हमारे रैंक की डेफिनेशन हो जाती है। ठीक है, तो इसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ध्यान से लिखिएगा इसको, और इसको मीनिंगफुली अंडरस्टैंड करना है हमें। मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ इट्स नॉन वैनिशिंग माइनर, बस इतनी सी डेफिनेशन है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, ये 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। if a matrix A has a non-zero minor of order R, then row of A is greater than equals to R। चलिए आइए देखते हैं। मैंने आपको बोला यहाँ पे कि भाई सपोज, देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले 5/5 फिर 4/4 फिर 3/3 के माइनस चेक किए, पर कल चल के सपोज मैंने क्या किया, पहले 2/2 का माइनर चेक किया। ठीक है, सबसे मैंने ये 5, 4 और 3 ऑर्डर के माइनस चेक नहीं किए, और सबसे पहले मैंने क्या किया, 2/2 का माइनर चेक किया, और उसमें से भी मुझे क्या मिल गया? एटलीस्ट 1 माइनर मिल गया जिसका आंसर नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो क्या मैं ऐसा कंक्लूजन नहीं निकाल सकता हूं कि यार यहाँ पे 2/2 का जो माइनर है वो नॉट इक्वल्स टू 0 आ सकता है? तो ये जो गिवन मैट्रिक्स ए है उसकी रैंक या तो 2 होंगी या तो 2 से बड़ी होंगी। क्यों ऐसा? क्योंकि अभी तक मैंने 3/3, 4/4 और 5/5 के माइनस चेक नहीं किए हैं। आइए देखते हैं। इफ अ मैट्रिक्स ए हैज अ नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर आर, देन रो ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर। अरे यार ये बात समझ में? मैंने 3, 4, 5 के अभी तक चेक नहीं किए, पर मुझे ये ऑलरेडी पता है कि भाई 2/2 का माइनर वहां पे क्या आता है? नॉट इक्वल्स टू 0। तो फिर क्या हो जाएंगी रैंक उसकी? या तो 2 होंगी या तो 2 से बड़ी होंगी। अरे भाई 2 से बड़ी कब होंगी? जब 3/3, 4/4 या 5/5 का कोई एक माइनर क्या मिल जाए हमें? नॉट इक्वल्स टू 0। बताइए मुझे ये पॉइंट समझा क्या? बहुत ही सिंपल था। सेकेंड पॉइंट, if a matrix has all the minors of order r plus 1 as zeros,
देन रैंक ऑफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू आर। मुझे बताइए, देखिए ये पॉइंट में तो कुछ हमें समझना ही नहीं है, जो हमारी डेफिनेशन है उसका ही ये इम्प्लीकेशन है। देखिए मैं फिर से रीड करता हूं, इफ अ मैट्रिक्स हैज ऑल द माइनर्स ऑफ ऑर्डर r प्लस 1 एज जीरोस, यानी कि भाई जैसे कि 3 4 5 के माइनर्स हमें पता है 0 आने वाले हैं, ठीक है। देन रो ऑफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। भाई ये 3 चेक कर चुके हैं तो उसकी ऑर्डर याद रहेंगे, या तो बेटा 2 होंगी या तो 2 से कम होंगी, क्योंकि 3 4 5 तो हम चेक कर चुके हैं और वो 0 आ चुके हैं, ठीक है। कोई मीनिंगफुल पॉइंट नहीं है ये, आप लिखिए इसको, पर इसको कुछ ये करना नहीं है हमें, इसका डेफिनेशन ही इसका क्या है, डेफिनेशन का ये सीधा सीधा डायरेक्ट इंप्लीकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट ये पॉइंट देखिए, इफ ए इज एन m by n मैट्रिक्स देन रो ऑफ ए इज लेस देन मिनिमम ऑफ m by n। छोड़िए उसको, मैं काम करता हूँ यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, 1 2 3 -1 8 10। मुझे बताइए ये मैट्रिक्स कितना है, ऑर्डर क्या है इसकी 2 by 3, ठीक है। मुझे बताइए कि ये जो ए मैट्रिक्स है इसमें जो मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमम ऑर्डर का जो माइनर बनेगा वो कौन सा, तो आप बोलोगे भाई 2, आप क्या बोल दोगे 2। मुझे बताइए ये 2 by 3 का जो मैट्रिक्स है यहाँ पे 3 by 3 का माइनर बनना पॉसिबल है क्या, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे मैक्सिमम ऑर्डर क्या आएंगी माइनर की 2 आएंगी। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो ए नाम का मैट्रिक्स है ये वाला, इसकी रैंक यहाँ तो 2 आएंगी, यहाँ तो 2 से कम आएंगी। ये मैट्रिक्स की रैंक 3 तो बेटा कभी आ ही नहीं सकती है, क्योंकि वहाँ पे 3 by 3 का तो माइनर बन ही नहीं रहा है। अगर माइनर बन ही नहीं रहा है तो फिर यहाँ पे तो बात ही खत्म हो जाएंगी, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, नॉन वैनिशिंग माइनर चाहिए। तो मुझे बताइए, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि ये ए मैट्रिक्स की रैंक यहाँ तो 2 आएंगी, यहाँ तो 2 से कम आएंगी, ठीक है। तो मुझे बताइए ये 2 कौन है, ये m by n का 2 और 3, ये 2 क्या है हमारा मिनिमम, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो मैट्रिक्स की ऑर्डर है m by n उसमें से जो मिनिमम है या तो रैंक उतनी होंगी या तो उससे कम होंगी। आइए देखते हैं, if A is an m by n matrix then rank of A is less than equals to minimum of m and n, यानी कि क्या हो जाएगा, m और n में से जो छोटा है या तो उतनी होती है रैंक या तो उससे छोटी होती है। रीजन क्या है भाई, रीजन ये है कि वहां पे जो मैक्सिमम ऑर्डर होंगी m by और n में जो मैक्सिमम होगा उसके हमारे माइनर ही नहीं बनेंगे। आ रही है बात समझ में। तो ये हमारी क्या थी, थ्योरेटिकल डेफिनेशन थी। ये डेफिनेशन को भी बहुत ही अच्छे से आपको क्या करना है, समझना है, ठीक है। ये डेफिनेशन आपको कॉपी भी करना है। अब ये ऐसा है कि बहुत बार कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि भाई डिफाइन रैंक ऑफ मैट्रिक्स एंड हेंस फाइंड द रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए, और वो ए मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा। इट मीन्स कि आपको ये डेफिनेशन भी क्या की जा सकती है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो ये डेफिनेशन आपको क्या करनी है, बहुत ही अच्छे से समझनी भी है और इसको क्या करना है। और जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला कि ये सब टॉपिक्स हमारे काय में है, गेट में है, तो इसको बहुत ही अच्छे से आप क्या कीजिए, कॉपी भी कीजिए और इसको समझना चाहिए। कुछ नहीं समझता है तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो क्वेरीज, हम आपके लिए रिपीट कर देंगे, ठीक है। तो जल्दी से एक काम कीजिए, ये डेफिनेशन और ये 2 एग्जाम्पल्स, इनको अच्छे से क्या कीजिए, कॉपी कीजिए। बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। और एक बात कि मैंने आपको बोला कि भाई ये हमने हमारा रैंक की डेफिनेशन है, पर बेटा जब हम कैलकुलेशंस करेंगे यानी जब हम रैंक निकालेंगे तो बेटा हम ये प्रोसीजर फॉलो नहीं करने वाले हैं। मुझे बताइए आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कितनी लेंथी प्रोसीजर है कि पहले 5/5 के माइनर, फिर 4/4 के, फिर 3/3 के, फिर 2/2 के माइनर्स चेक करो। तो ये बहुत ही ज़्यादा लेंथी प्रोसीजर है। तो ये प्रोसीजर यानी कि जो बेसिक डेफिनेशन है ट्रेडिशनल, ये फॉलो नहीं होती है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो बेटा डिफरेंट अप्रोच फॉलो होता है, जैसे कि फाइंड द रैंक ऑफ ए बाय यूजिंग बाय रिड्यूसिंग मैट्रिक्स ए टू इक्विलॉन फॉर्म, या फिर फाइंड द रैंक ऑफ ए बाय यूजिंग बाय रिड्यूसिंग मैट्रिक्स ए टू इट्स नॉर्मल फॉर्म। इस तरीके के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल है, पर वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप क्या कीजिए, इसको कॉपी कीजिए और नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं मेथड हाउ टू फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है।